धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और इसके अलावा दुनिया भर में जो और भी कुछ घट रहा होता है उससे भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मुझे लगता है वैसे आज सारा का सारा समय हमें भगत सिंह को दे देना चाहिए, क्योंकि आज शहीदी दिवस है। जितनी बातें करें उतनी कम है, लेकिन मेरे अपने जहन में जो एक सवाल आ रहा है, मैं आसपास के समाज को जो देख रहा हूं उससे यही कि भगत सिंह तो होना चाहिए, लेकिन वो पड़ोसी के घर में। यह बात तो बहुत सही है, लेकिन आज भगत सिंह की जो स्थिति है वह मुख्य रूप से उनको उसी रूप में क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश की जा रही है जिनके पीछे विचारधारा तकरीबन शून्य है, या अंग्रेजों को हराने के लिए किया था, या एक बहादुर के रूप में है कि उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया। उसी के साथ उनके जो साथी या उनके जो कमांडर थे चंद्रशेखर आजाद, अंग्रेजों से गोली चलाते रहे, लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहे। बाकी लोग जिनको फांसी पर सजा दी गई थी, राजगुरु, सुखदेव या उनके अन्य जितने भी साथी हैं, इसी रूप में किया जाता है। वास्तव में जो उनका संगठन था वह था हिंदुस्तान क्या था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि सोशलिज्म पर आधारित था। और वह USSR में आंदोलन हुआ था और जीत हुई थी, जो क्रांति हुई थी उसके आधार पे वह मार्क्सवाद को के समर्थक थे। इनका ग्रुप जो था, उनका जो संविधान बना था HSR का, वह यहां तक कि लेनिन को भी सपोर्ट करते थे और स्टालिन ने भी इनको बुलाया था USSR में, लेकिन इनको मिला कि नहीं मिला वो हमें नहीं पता। और तब तक तो बेचारे 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ ही गए। शायद वहां गए रहते तो इस तरह की वो नहीं करते, किसी दूसरे तरीके से करते। और इसके साथ साथ मैं हल्का सा बता दूं, जो कि आज के समय में हम लोग नहीं मना पाते हैं, वह है कि एक दूसरे क्रांतिकारी AS संधू, जिनका पेन नेम कहते हैं, जिसके नाम से कविता लिखते थे, पाश, पंजाब के, ये भगत सिंह के बहुत बड़े समर्थक थे। CPI ML लिबरेशन, उस समय CPI मार्क्सिस्ट लेनिस्ट के सदस्य थे और कविताओं में इनकी क्रांतिकारिता झलकती थी। और इन्हें 1988 में आतंकवादियों ने, जो सिख अलगाववादी थे, उन्होंने इसकी गोली मार की हत्या कर दी, क्योंकि यह धर्म के आधार पर अलग पंजाब का विरोध करते थे। और इनका भी आज ही के दिन का शहादत दिवस है। तो भगत सिंह के बारे में मैं थोड़ा सा और यह कहना चाहूंगा कि भगत सिंह एक सामान्य, जो कि आज भी ऑफिशियली जिसकी हमने चर्चा की थी कि एक हिंसक प्रवृत्ति के आदमी या एक टेररिस्ट थे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत में, नई बात है। इनकी विचारधारा है, इन्होंने लिखी हुई है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इस पर किताबें लिखी है। और इनका संकलन है वह 10-12 से ज्यादा है और लिखा गया है इनके बारे में जो भी किताबें हैं। भगत सिंह कोई पगड़ी पीली रंग का या पीला रंग का टोपी नहीं पहनते थे, बल्कि खाकी रंग का पहनते थे। बाकी सब इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि यह शुद्ध एक जो क्रांति के बाद जो इन लोग का विजन था भारत में, इनका साफ कहना था कि गोरे अंग्रेजों को हटा के, गोरे शासकों को हटा के हमें काले शासकों की सत्ता नहीं बनानी है। और वह किसी भी तरह से हिंदुत्ववाद या हिंदू राष्ट्र या जो धर्म का जो बिलगाव है, यहां तक ये कहते थे कि तुम यदि आधार नहीं देते हमारे लोगों का, और वह क्रिश्चियन या दूसरे धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, तब तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता उनको रोकने का। इसी तरह जाति व्यवस्था के बहुत जबरदस्त खिलाफ थे, औरतों को बराबर का दर्जा देने के खिलाफ थे। यानी एक तरह से वैज्ञानिक समाजवाद के यह आइडियोलॉग थे, एक प्रवक्ता थे। और आज इसीलिए उनको दबाने की कोशिश की जा रही है हर तरह से, यूनिवर्सिटीज और स्कूल से बाहर निकाल दिए गए हैं। जी, मेरा सवाल ये है, आपकी बातचीत से ही उभर के आया है। आपने कहा कि सिर्फ भगत सिंह को उस हिंसा के तौर पे ना जाना जाए, उस हिंसा के तौर पे ना पहचाना जाए, जो उनके विचार थे वो जनता समझे। आपको लगता है आज लोग इस स्थिति में बचे हैं कि कुछ समझ सकें?
पढ़ा लिखा युवा कभी आप बात कीजिएगा, दो शब्द ढंग से नहीं बोल पाता है, सरकार की नीतियों को लेकर कोई चर्चा नहीं कर पाता है, आपस में उससे डिस्कस करके देखिएगा। और आज तो हमारे पास जो है एआई आ गया है, और उस जमाने में तो बिजली तक नहीं थी, पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थी। ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो एक दो मुद्दा यह है कि जो दिमाग जो है हमारी भौतिक परिस्थितियों के कारण होता है, जो आज की हालत है। आपने कहा कि जो नहीं का भी कहा कि फांसीवादी सत्ता है, और जिसके कारण जो भी खबरें मिलती है, व्हाट्सएप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्विटर, या जितने जितने भी सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या गोदी मीडिया है, जितने भी सरकारी संस्थान है, जिस तरह से रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड जितने भी तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, और बड़े बड़े लोग इसमें अजीबोगरीब वेशभूषा पहन के, जो कि एक जोकर के लायक भी नहीं है, उस तरह की चीजें लाके जनता को भ्रमित बारंबार कर रहे हैं। सही बात है, आपका वहां तक सही है। दूसरा चीज ये होता है कि हमारे पेट में यदि रोटी नहीं है, स्टालिन कहते हैं कि उस स्वतंत्रता का मैं मतलब नहीं समझ सकता हूं उस जनता के लिए जिसके पास रोजगार नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। हमारी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। और तीसरी बात कि अभी भी वैसे लोग जो इस नैरेटिव के प्रति झुक गए हैं, वो 20 से 25% ही, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी लोग विरोध कर रहे हैं, इसीलिए भाजपा हारी थी। और बाद के जो विधानसभा में जो जीती है, उसका कारण हम पहले भी जान चुके हैं कि कैसे और क्यों जीती है। हाँ, हमारी इस क्रांतिकारी विचारधारा को नहीं समझ पाती है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, भारत में जो आंदोलन हो रहे हैं, वह इससे छटपटाहट से निकलने की कोशिश है, लेकिन वह नहीं समझ पाते हैं कि आखिर यह आधार बना क्यों, और हम निकल भी जाए तो फिर इसी में कैसे नहीं घुस जाएंगे। और इसको नहीं समझ पाते हैं, इस चीज को पूरा नहीं बदल पाते हैं। और उसके लिए हमारी जरूरत है कि हम वहां जाके पहुंचाएं कि केवल विरोध, भाजपा का विरोध, कांग्रेस का विरोध भाजपा से नहीं होगा, बल्कि उसका ऑल्टरनेटिव, उसका वैकल्पिक कुछ और है, जो वैज्ञानिक समाजवाद है, जो भगत सिंह और उनकी पार्टी चाहती थी। जी, मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं। बहुत सारी हो सकता है खबरें आज छोड़ भी दूं तो कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ पैसे के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं। 1977 में जो इमरजेंसी का दौर था, हमने देखा कि कैसे छात्र नेता उस दौर के, चाहे नीतीश हो चाहे लालू हो, हमारे बीच बहुत सारे नेता हैं आज भी, उन्होंने किस तरीके से पूरे देश का एक आंदोलन में हिस्सा लिया, जेपी के आंदोलन में शामिल होकर। लेकिन उसके बाद से लगता नहीं है कि यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, लगता है बंद हो गए हैं। वही जो कहते हैं धार जो है ना तलवार का, और क्रांति का धार जो है सो केवल तलवार या बंदूक से नहीं होता है। जरूरत है, लेकिन उसके पहले विचारधारा चाहिए। 1977 में मुझे याद है बिहार स्टूडेंट एसोसिएशन बना था, और बड़े बड़े क्रांतिकारी जो मार्क्सिस्ट थे और दूसरे लोग थे, वैचारिक रूप से थे, जितना भी पढ़े लिखे थे, वह जनता के बीच में जाते थे, छात्रों के बीच में जाते थे, मजदूरों के बीच में जाते थे, आंदोलन की। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन तब से लेके आज तक, उसके पहले हमने देखा था कि एक नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था, और किस तरह गलत दिशा में जाके जनता से अलग कट के, और वह समाप्त हो गया। वह जरूर उसने सीपीएम और सीपीआई की जो भी वह नीति थी, जो कि सरकार के साथ, सत्ता के साथ, इसी पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के आधार पर काम करती थी, उसे तोड़ा उन्होंने। सत्ता लेनी है, लेकिन बाकी सब ध्वस्त हो गया। बिना जनता के अब जंगलों में जाके या कुछ चंद जगहों में जाके लड़िएगा, बिना उनकी मदद का, तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता ही के द्वारा करना है। बाय एनी चांस मान लीजिए मिलिट्री कू करके अब सत्ता में आते हैं, तो मिलिट्री के जनरल जैसे अभी उसके हिस्सा बन जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और तब से जाके 2012-13 में जो आप बात कर रहे हैं, जो आंदोलन हुआ था, दिल्ली में हुआ था, उसके बाद से यहाँ के सीपीआई, सीपीआईएम, लिबरेशन, एसयूसीआई और जितने भी है, फॉर्ड ब्लॉक, वो सब दूर से ही झंडा लगाते रहे, नारा लगाते रहे, अन्ना हजारे जिंदाबाद करते रहे। उन्होंने अपनी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स खत्म कर दिया, जो 77-75 में हुआ था, जिसकी आप बात कर रहे हैं। और यहां तक उसके बाद जो चुनाव हुआ दिल्ली में, कम से कम चुनाव के माध्यम से ही जनता में आते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव से आप जीत के व्यवस्था परिवर्तन करते, लेकिन उस माध्यम से प्रचार करते। उन्होंने आम आदमी पार्टी के झोली में डाल दिया कि तुम करो, और हम देख चुके हैं कि वैचारिक रूप से आम आदमी पार्टी किस तरह से धरातल में गर्त में चली गई है। कारण वही है कि जो विचारधारा था और जो जनता के बीच में काम करना था, उसको तुमने गड करके समाप्त कर दी। जो भी कारण रहा उस पर फिर कभी
ठीक है, अगर मैं ये कहूं सर कि आजादी के बाद हमारा देश और प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा था और इमरजेंसी तक ये चीजें रही, लेकिन इमरजेंसी में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी, जिससे लोग एक तरीके से आरएसएस और जनसंघ से घृणा किया करते थे क्योंकि गांधी की हत्या हो गई थी, उसे एक स्वीकार्यता मिली, तो उसके बाद से आप देखिए पूरे देश का एक मिजाज बदल गया। अब यूनिवर्सिटी से छात्र नेता नहीं पैदा होते हैं, अब वो तर्क देने वाले नेता या लोग इस देश के अंदर कम बचे हैं, सिर्फ हजारों साल का इतिहास खोदने वाले ज्यादा पैदा हो गए हैं। क्योंकि उसके कुछ ही साल बाद आपने देखा होगा कि जो 2 सीटों वाली बीजेपी हुआ करती थी, जब वीपी सिंह सत्ता में आए तो वही बीजेपी 80 से ज्यादा सीटों वाली पार्टी बन गई थी। आपका यह एनालिसिस बिल्कुल सही है, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो 100% सही है। यह चीजें हुई हैं और दुर्भाग्य है, लेकिन वैसे देखें तो वैश्विक स्तर पे यह है, केवल हमारे ही देश में नहीं है। यूएसएसआर के टूटने के बाद से जो एक पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश बन चुका था 90-91 में जो टूटा, उसके बाद से पूरे विश्व भर में जो भी सत्ताएं थी उनको वह डर भय खत्म हो गया कि हमारे मजदूर वर्ग, हमारी जनता, हमारे छात्र, हमारे बेरोजगार उसी तर्ज पर शोर मचाएंगे जो यूएसआर में, वो डर भय खत्म हो गया। और उसके बाद से ये अपॉर्चुनिस्ट, एक तरह से कहिए नौ उपनिवेशवाद की प्रक्रिया आई और न्यू कॉलोनियलिज्म जो आया और वैचारिक रूप से भी ध्वस्त हुआ। और जहां भी देखे पूरी दुनिया में, अधिकांश जगहों में, खासकर भारत में यह चीजें आई हैं। एक दौर चलता है और हवा हमारे विरुद्ध चलना शुरू हुई और वह गहराता गया और स्थिति आज तक यहां पहुंची है। और फिर से ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है, कुछ ही चंद लोग लेकिन फिर से शुरुआत कर रहे हैं, जिसके कारण यह क्रांति की शुरुआत होगी। जब रशिया में जब बना था वहां की क्रांतिकारी पार्टी, चीन में जो बना था, दर्जन भर लोग थे और आरएसएस भी उसी के आधार पर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने सोचा था कि हमने नात्सीवाद को खत्म कर दिया, लेकिन उसी फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली के आधार पर यहाँ के गोलवर्कर जाते हैं वहां पे और यहाँ के लोग सीख के आते हैं और यहाँ पे पैदा करते हैं। इसलिए नहीं कि ये लोग बड़े मेहनती थे, लेकिन इसलिए नहीं जीते हैं, इसलिए नहीं कि इनकी विचारधारा कहीं से वैज्ञानिक है, नहीं, इसलिए कि हमने अपनी विज्ञान पे आधारित जो हमारी विचारधारा थी, जो क्रांतिकारी विचारधारा था, जो मजदूर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए था और पूरे की पूरी तरह से नहीं छोड़ दिया, उसे खत्म कर दिया। बिल्कुल, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस कहती जरूर रही कि हम लोग गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन कभी गोडसे के विचारों को बढ़ने से उसने रोका नहीं, ना ही गांधी के विचारों को उतना मजबूत किया। खैर, अब और खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर है बेंगलुरु से, यहाँ पे आरएसएस की एक प्रतिनिधि सभा की मीटिंग हुई है, बांग्लादेश को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया है। तो रात दिन टीवी में बैठकर नफरत फैलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद भी है, प्रवक्ता भी है, सुधांशु त्रिवेदी अपना नाम बताता है। वो असम के एक मुस्लिम बाहुल्य जिले को कह रहा है कि वो मिनी बांग्लादेश है। तो ये क्या अब वहां भी कत्लेआम शुरू कराएंगे? जहां तक बांग्लादेश में उन्होंने प्रस्ताव किया है, इनकी आंखें खुली हैं और इनको ज्यादा बेहतर पता होगा हम लोगों से भी कि आरएसएस कह रहा है कि डीप स्टेट वहां काम कर रहा है हिंदुओं के खिलाफ। यानी डीप स्टेट का क्या मतलब है, चूंकि खुद ये लोग उसके हिस्सा है, जो टॉप लीडरशिप है, और वह लोग पीछे से किस तरह से चंद पूंजीपतियों की सेवा में यहां पे क्या कर रहे हैं, किस तरह से रिलीजन के आधार पे, जाति के आधार पे और दूसरे अन्य आधारों पे, देश के नाम पर यह लोग जनता को तोड़ रहे हैं और लूट रहे हैं। ये जहां तक की बात है। जहां तक सुधांशु त्रिवेदी की बात है, धुबरी जिसकी आपने बात की, वहां पे हंगामा हुआ और कहते हैं कि धुबरी में पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें वहां के रफीकुल या जो भी उनका नाम है, वो कांग्रेसी हैं और 10.25 लाख वोट से जीते थे। और इसलिए कहते हैं कि उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, या कोई आधार नहीं बनता है। यानी जहां जहां भी यहां कांग्रेस के या कोई दूसरे विपक्ष से जीतेंगे, आप उसको कहीं मिनी बांग्लादेश कह देंगे, पाकिस्तान बॉर्डर पर तो उसको मिनी पाकिस्तान कह देंगे। और इस पे हंगामा हो रहा है, वहां के चीफ मिनिस्टर भी परेशान हो रहे हैं। हालांकि इनके बयान के पक्ष में अमित शाह तक उभर रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण मुद्दा उनके लिए बन रहा है। और दूसरे गौरव गोगोई भी हैं, जो कि वहां के जोरहाट जिले में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो बहुमत से जीते हैं, जो आज तक वहां पर ये लोग भाजपा वाले जीतते थे। इनको जमीन खिसकती नजर आ रही है। मैं केवल 2 बात कहूंगा। एक तो जहां तक चुनाव से चुनाव तक की प्रक्रिया के बात हम देख चुके हैं पहले भी, कि इससे भाजपा को डर नहीं लगता है। जनता का बदलता हुआ रुख कहीं उभार ना आ जाए,
जो कि पूरे विश्व भर में जहां तहां नजर आ रहा है, यहां हो जाएगा तो नहीं रोक पाएंगे। इनका जो भी डीप स्टेट है वह धरा का धरा रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, अब ये तो बड़ी खुश है कि इस तरह की बातें उभरे, चाहे पक्ष से उभरे चाहे विपक्ष से उभरे, औरंगजेब का नाम लेके उठे, बांग्लादेश का नाम उठे, क्योंकि जनता को यह रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं दे सकते, इन्हें पता है। इसलिए ऐसा डोज इनके लिए देना, अफीम चटाते रहना जरूरी है। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो हमारे पास आ रही है कतर से। यहाँ पर एक गुजराती इंजीनियर को उठाकर जेल में डाल दिया है। पहले उसके परिवार के लोग भटक रहे थे, अब टीवी हमारा जो है इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहा है। अब ये पिछले 10 साल से वहां पे थे जो भी हैं, और कहते हैं कि कोई डेटा की चोरी कर रहे हैं जिससे पकड़े गए, जनवरी में पकड़े गए थे। इनके माँ बाप ही कतर पहुंचे, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह बहुत गलत तरीका है पूरे दुनिया भर के जेलों का। जैसे हमारे यहाँ कश्मीरी पकड़े उठा के उत्तर प्रदेश के जेल में डाल दिया गया, ताकि उनके माँ बाप आके मिल नहीं सके, आते भी तो मिलने नहीं देते हैं, तंग करते हैं। तो यह बहुत गलत बात है और निम्न स्तर की मानसिकता दिखाती है जो सत्ता में है। घमंड वो तो अलग है, लेकिन वह एक जाहिलपन है अंदर से, मतलब कि इसको रगड़ दो, इसको वो कर दो। और उन्होंने डेटा क्या चुराया है क्या नहीं चुराया है, वैसे कहते हैं कि भारतीय दूतावास और जो बाकी लोग हैं इनकी मदद कर रहे हैं, और ये यहाँ के भारतीय कंपनी के ये तरफ से गए थे, टेक महिंद्रा के, यानी बड़े नामी हैं। और इनके माँ बाप ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी गुहार की कि भाई इनको छुड़वाओ, बचाओ, हमारा बेटा। क्या जिस तरीके से 9 सैनिकों को बचा लिया गया था कतर में फांसी पर चढ़ने से, इनको भी बचा लिया जाएगा? बच सकता है यदि यहाँ के प्रधानमंत्री वास्तव में आ जाएं और फोन करते हैं वहां के, तो बदले में जो भी लेन देन होगा वह सब चीजें होंगी। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ पॉलिटिक्स की बातें होंगी, कहीं और झुकेंगे, कहीं को और कुछ होंगे। वही है कि अपने इन लोगों के कारण, खासकर हमारे जो बड़े बड़े पूंजीपति, उनके कारण हमारा देश कब तक झुकेगा, यह देखने की बात है। जी अपने ट्रांसजेंडर्स को अमेरिका यात्रा करने पर डेनमार्क एडवाइजरी क्यों दे रहा है सर? ये डेनमार्क ही नहीं, जर्मनी और कई जगहों से आ रहा है। और यहाँ जो अफवाहें ये भी फैल रही हैं जिसमें सच्चाई भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि 2 ही जेंडर होता है, यानी 2 ही लिंग होता है, पुरुष एक स्त्री। ये ट्रांसजेंडर वगैरह जो भी है वो सब नहीं मानते, और जीबीटी या जो भी Q++ जो भी होता है उसको नहीं मानते। और जो पासपोर्ट इशू किया जाता है उसमें भी या बाकी सबको नहीं मानेंगे, यानी एक्स लिखा रहता है, ना ये पुरुष है ना स्त्री है, उसको नहीं मानेंगे। तो हो सकता है इनको गिरफ्तार भी कर ले। तो ये इसीलिए इन्होंने कहा कि अब एक नया इनके लिए एडवाइजरी है कि जाने से पहले अमेरिकी दूतावास से संपर्क करो कि भाई हम ट्रांसजेंडर, कहीं हमें गिरफ्तार तो नहीं कर लोगे तुम अमेरिका पहुंचे तो, और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और पूरी तरह से कहें तो अभी तक जो रूसोफोबिया, चाइना फोबिया और इस्लामोफोबिया चल रहा था, धीमे धीमे अमेरिकी फोबिया के रूप में बदल रहा है। यदि सही में इनके खिलाफ में किया जाए, प्रचार किया जाए, तो अमेरिकी फोबिया नहीं होना चाहिए, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ झंडा बुलंद होना चाहिए। जी अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है फ्रांस से, क्योंकि यहाँ पर नस्लवाद के खिलाफ, यहाँ पर दक्षिणवाद के खिलाफ जबरदस्त धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि यहाँ जो है दक्षिणपंथी पार्टियां जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये प्रदर्शन क्या कहलाते हैं, और सत्ता में जो लोग दक्षिणपंथी पहुंच रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, घटना भी है, पूरे विश्व भर में ये चीजें हो रही हैं, और इसलिए इसकी जितनी हम चर्चा करते हैं वह कम ही होगा, लेकिन हमें समझना चाहिए। और वहां के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 90-91 हजार लोग पेरिस और फ्रांस के अन्य जगहों में आए हैं, लाख से अधिक होंगे। शुरुआती दौर है, और यह कहते हैं कि फ्रांस अति दक्षिणवाद की तरफ बढ़ रहा है। और इन्होंने जो नारे लगाए हैं, जो मैंने लिखा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये कहता है कि स्टेट इस्लामोफोबिया, यानी राज्य द्वारा प्रायोजित यह इस्लाम के खिलाफ एक नफरत फैलाई जा रही है। टेस्ला इज न्यू स्वस्तिका, वाह, जो नाजी का स्वस्तिका चिन्ह था अब वो टेस्ला हो गया। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ये सांकेतिक नहीं वास्तविक चीज दिखाता है। उसमें इन्होंने कहा एंटी सेमेटिक नहीं करे, यानी यहूदियों के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करे। जायनोवाद अलग है, यहूदियों के खिलाफ दुष्प्रचार करना अलग है। हम यहाँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। उसमें बेचारे मजदूर है, नीचे हमारे यहाँ कार साफ करने वाला है, उसके खिलाफ नहीं है।
ग्लोबल रिएक्शन अगेंस्ट मुस्लिम्स, उसके खिलाफ ये नारा कर रहे हैं कि पूरे विश्व भर में किया जा रहा है। इन्होंने यह भी एक नारा लिखा है कि यह जो नस्लवाद है, अति दक्षिणवाद है, वह अमेरिका से होता हुआ फ्रांस में आ रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा, जैसे बाकी लोगों को, और ये पूरे विश्व का केंद्र है अमेरिकी साम्राज्यवाद इसने। लेकिन मैं एक अंतिम यही कहना चाहूंगा, बहुत बिना विस्तार में जाए हुए, कि जिस तुम अति दक्षिणवाद, नस्लवाद या भिन्न भिन्न भेद का जो आधार बना रहे हो पुरुष स्त्री के बीच में, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसका मुख्य आधार क्या है? केवल दक्षिणवाद है। दक्षिणवाद से अति दक्षिणवाद चल गया, केंद्र से दक्षिणवाद चला गया, केंद्र से थोड़ा लेफ्ट में यानी लेफ्ट ऑफ सेंटर चले गया। नहीं, यह सबका आधार पूंजीवाद है, जो आपस में बदलते रहते समय और पूंजीवाद के कष्ट के हिसाब से। जी चलिए, अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, और यहाँ जो पहला अपडेट है वो ये कि अमेरिकी टूरिज्म को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, $64 बिलियन का। 64 अरब डॉलर का नुकसान होगा, और यह भयानक है। अभी पिछले महीने इन्होंने कहा था कि करीब 8.8 मतलब 9% टूरिज्म बढ़ेगा, और अभी सडनली आ गया, मतलब महीने डेढ़ महीने के अंदर में आ गया कि 2025 में 5% घटेगा, यानी 13% का स्विंग हो गया, जो कि बहुत बड़ा है। और इसका कारण क्या है? कुछ कारण मैं से ही बता देता हूं बिना ज्यादा विश्लेषण के। कि एक तो है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, यानी डॉलर को आप मजबूत कर रहे हैं, इसलिए बाहर से लोग नहीं आना चाहेगा, जो आएगा वो भी यहां खरीदारी कम करेगा क्योंकि तुमने महंगा कर दिया है। दूसरे, ट्रंप का जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो मुद्दा है, जिस तरह से कर रहा है, जैसे ट्रांसजेंडर की हमने बात की, या जो मुस्लिम आ रहे हैं उसको उठा के तुम पकड़ लोगे, या यदि अफ्रीका से लोग आ रहे हैं उसको कर लोगे, या जो एजुकेशन पॉलिसी में जो तुम कर रहे हो कि तुम जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, सबको बाहर भगा रहे हो, या ये जो अगला है वो जो बाहर के विदेशी जो आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ पढ़ने या शरण लेने आ रहे हैं, उनको तुम भगा रहे हो, वो सब चीज कर रहे हो। तुम्हारा जो फॉरेन पॉलिसी है यूक्रेन की तरफ अलग है, गाजा पट्टी में कुछ और है, वहां तुम मरवा रहे हो। कनाडा, मेक्सिको से जो लोग आने वाले थे तुमसे घृणा करने लग गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अंडे भी नहीं देंगे, हम भी नहीं जाएंगे। ये सब कारण है, और इसके कारण एंटी यूएस जो है फीलिंग जो है, जो वर्ल्ड ओवर में टैरिफ युद्ध कर रहे हो और जो तमाशा एक मचा रहे हो, इसलिए हम अमेरिका नहीं जाएंगे, बाइकॉट यूएसए। जी चलिए, अगली खबर जो है स्टीव बिटकॉफ के हवाले से है। ये ट्रंप के विशेष दूत हैं जो मॉस्को मिलने गए थे पुतिन से, अब आके इंटरव्यू देके बड़ी तारीफ कर रहे हैं पुतिन की। क्या हो गया इनको? पुतिन की तारीफ कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है एक तरफ है, लेकिन इसका कारण बताते हैं कि जब ट्रंप पर आक्रमण हुआ था चुनावी दौरान में, जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे और गोली चला था और साइड से होता हुआ निकल गया था, तो पुतिन कहते हैं कि उन्होंने जाके चर्च में प्रार्थना की थी ट्रंप के लिए। अब ये पुतिन क्या कर रहा है? मान लिया कि तुम नास्तिक नहीं हो, मान लिया कि तुम कम्युनिस्ट नहीं हो, लेकिन इसका क्या मतलब है? इस तरह का दिखावा का क्या मतलब है? या सही में यदि इस तरह का अंधविश्वास हो तो क्या मतलब है? यह रूस के उस जनता को समझना पड़ेगा जो वास्तव में अभी भी क्रांति के लिए, अभी भी रूस को पहले की समय में सोवियत के दिनों से अपने आप को जोड़ती वहां जाना चाहती। यह हुआ जहां तक पुतिन के क्रिटिसिज्म की मेरे तक बात है, एक आलोचना है। मैं पुतिन की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन आलोचना है वहां के लोगों के समझ के हिसाब से। और जहां तक इसकी बात है, अमेरिका और रूस के संबंध की बात है, तो ठीक है, यूक्रेन की दिशा में वह सही दिशा में बढ़ रहे हैं और उस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और यह पूरे बड़े खतरे की घंटी है यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और नेटो के लिए, जो कि युद्ध के आधार पर ही अपने आप को जीवित इन्होंने रखा हुआ है। जी चलिए ठीक है, अब बात आपने युद्ध की तो युद्ध के क्षेत्र में चलते हैं, यानी कि गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। ताबड़तोड़ हमले किए कल साउथ लेबनान में आईडीएफ ने, और कहा कि उसके ऊपर रॉकेट हमला किया है हिजबुल्लाह ने, लेकिन हिजबुल्लाह तो कह रहा मैंने किया नहीं। कैसे देखे इस पूरे घटनाक्रम को? ये मैं कल जो पढ़ रहा था कि हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से जो भी युद्ध बंदी का जो नजारा था, जो दृश्य था, जो समझौता था, उसको तोड़ दिया, क्योंकि उसने एक किया है। लेकिन एक ही रॉकेट क्यों छोड़ा, यह मुझे नहीं मालूम था। हुतीज तो मार रहे हैं, वो अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से दो बार मारा है, उसके मिलिट्री बेसिस पर मारा है, जिसके कारण ये वहां के प्राइम मिनिस्टर भी भागे, बुरी तरह से भागे वहां से, और नेतान्याहू, और दिखाया गया उनको कि भाग के अंडरग्राउंड जा रहे हैं छुपने के लिए। एक दहशत का माहौल था। खैर,
तो जो भी हो सकता है इन्होंने नहीं मारा, तो हो सकता है इनका कुछ ब्रेक अवे छोटा ग्रुप हो, उसने एक रॉकेट चला दिया। लेकिन इसके बदले में इसने जो मारा दक्षिण लेबनान में 4 लोगों को मार दिया जिसमें बच्ची भी थी, वह एक छोटी सी घटना है। जब से युद्ध बंदी हुआ है पैलेस्टीन के साथ और बाद में हमास के साथ, ये मैं कल देख रहा था टीवी पे, पहले लेबनान के साथ और बाद में हमास के साथ। हाँ, बाद में हमास के साथ, और देख रहा था अल जजीरा के खबर में कि अभी तक 1000 से अधिक युद्ध बंदी के जो भी इक्वेशन थे, समीकरण थे, इसको तोड़ा हुआ इसराइल ने। यानी उसके तरफ युद्ध बंदी है ही नहीं, केवल ग्राउंड पे वो नहीं कर रहा था, अपनी बराबरी कर रहा था। और अमेरिका के शाह से अभी उसने 700-800 और फिलिस्तीनियों को मार दिया। वेस्ट बैंक में भी जो काम करना था वो कर ही रहा था, वहां भी 700-800 और 1000 लोगों को मार चुका अभी तक। हत्या उसके लिए एक सामान्य सी बात हो गई है। जी चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कौन है भारतीय छात्र जिसको बताया जा रहा है हमास का समर्थक? ये भारतीय छात्र कहने के लिए है, लेकिन बेचारा बदर खान सूरी और बहुत सारे लोग जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और दूसरे जगहों में हैं, ये लोग वहां पे जो काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, शोध छात्र यानी रिसर्च वर्क कर रहा था वर्जीनिया में, और यह भी उसमें शामिल था विरोध करने में जो भी इजराइल में हो कर रहा है गाजा पट्टी में उसके खिलाफ में। और ऐसे लोगों को पकड़ के ये बाहर कर रहे हैं। हालांकि अभी जेल में है, लेकिन कोर्ट ने, वहां के वर्जीनिया कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। ट्रंप के मंसूबों पर बारी बारी पानी फेर रहा है, फिर से रोके हुए। देखते हैं आगे क्या होता है। जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी झुक गई बताया जा रहा है, क्योंकि उसे अपना $400 मिलियन का शायद कोई बजट लेना है ट्रंप से। ऐसा लगता है कि वहां के अधिकांश यूनिवर्सिटी जो है सो बुरी तरह वह फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पर की एड पर ही आधारित है। या जो इस यूनिवर्सिटी की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इसके वाइस चांसलर जो भी रहे हो, और बड़े बड़े प्रोफेसर और बाहर से जो आते हैं कुछ ज्ञान बांटने के लिए, भाषण देने को, बहुत पैसे मिलते हैं। और ये 400 मिलियन कम नहीं होता है, इसे रोक रहे हैं। और इसके लिए जो भी थे, अब इन्होंने मान लिया है कि मिडिल ईस्ट पे जो स्टडी चलती थी, अब उसके बेसिक जो उसका सिलेबस उसमें चेंज कर देंगे, जैसे हमारे यहाँ जेएनयू में कर दिया गया, उसी तरह से चेंज कर देंगे। बाहर से जो बुलाए जाते थे मिडिल ईस्ट से या दूसरे लोग को, उसको नहीं बुलाया जाएगा, ये भी वहां भी कर दिया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट रूल्स में चेंज कर रहे हैं। बैन ऑन मास्क एंड डेमोन्स्ट्रेशन, मास्क पहन के और जो करें ताकि हमारी पहचान ना हो। बेसिकली हांगकांग में शुरू हुआ था चीनी फौजियों के खिलाफ और चीनी पुलिस के खिलाफ, जो लंबा आंदोलन चला था 6 महीने। और इस सब के कारण बाकी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी झुक गया तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटीज की बात छोड़ो, छात्रों, बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों, तुम लोग सड़क पे आओ और ट्रंप को मतलब मजबूर करो कि 6 महीने के अंदर में अधिक से अधिक वह या तो रास्ता बदले या अपनी गद्दी छोड़े। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और आज शहीदी दिवस पर यही सबसे बड़ा संदेश हो भी सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे में जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।